CH-317 आरव वापस आ गया। चंद्रपुर, शेखावत परिवार के महल के पास ओपन एयर पूल रंग बिरंगी एलईडी लाइट्स की रोशनी में झिलमिला रहा था। पानी बहुत ही साफ था और रंगीन लाइट्स की चमक में बड़े और हाई के लोग बैठे हुए थे। पूल के किनारे एक खूबसूरती से सजी हुई टेबल थी, जिस पर अलग अलग तरह के स्नैक्स और फलों के कटोरे रखे हुए थे। छुटकी, लकी, रुद्र, कृति और अनन्या उस टेबल पर बैठे थे। दिन काफी ठंडा था, इसलिए किसी का भी स्विमिंग करने का मूड नहीं था। सबके चेहरों पर बोरियत थी और वो ताश के पत्ते खेल रहे थे। मैं और नहीं खेल सकता, अनन्या हमेशा जीत जाती है, लकी ने थककर अपने ताश के पत्ते टेबल पर फेंक दिए। वो अपने ज्यादातर पैसों का एक बड़ा हिस्सा हार चुका था और इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। हाँ अनन्या, तुम्हें दूसरों के रिएक्शन से उनके विचारों को पढ़कर जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कृति ने हंसते हुए कहा। अनन्या थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने अपने पास रखे पैसों की गद्दी सभी को वापस सबको लौटा दी और माफी मांगते हुए बोली, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। किसी कारण से अनन्या बिना किसी साइकिक मैजिक का इस्तेमाल किए भी सबके मन पड़ सकती थी। अब क्या ताश खेलते वक्त उसे अपनी आंखें बंद रखनी पड़ेंगी। अब मुझे समझ में आया कि कसिनोस में नो साइकिक मैजिशियंस अलाउड इनसाइड का नियम नो अंडरएज किड्स अलाउड से पहले क्यों आता है, रुद्र ने हंसते हुए कमेंट किया। जब ग्रुप बातचीत कर रहा था, कुछ लोग पूल से बाहर आए। सभी जवान और अट्रैक्टिव थे। किसी अनजान कारण से जब वो पूल में तैर रहे थे तो पानी का तापमान अचानक गिर गया, मानो पानी जमने वाला हो। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है और वक्त के साथ आदत बन जाती है। लगता है कि कोई हमारे साथ एक ही पूल में तैरना नहीं चाहता, चाहे दिन कितना भी गर्म हो। एक हैंडसम आदमी स्विमिंग ट्रंक में अपने 8 पैक्स दिखाते हुए ग्रुप के पास आया। उसने रास्ते में एक कॉकटेल उठाए और एक ही घूंट में पी गया। सुमित, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम्हें अपनी मौजूदगी की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि जगह की सुरक्षा के लिए बुलाए गए हो। हमने तुम्हें इसके लिए पे भी किया है, रुद्र ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर एक और अट्रैक्टिव लड़की पूल से बाहर निकली। उसने अपने बाल एक एलिगेंट ढंग से झटके और एक लोमड़ी जैसी हंसी हंसते हुए बोली, ये जादू नगरी है। तुम्हें लगता है कि सेफ जोन यहाँ सजावट के लिए है। मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिएचर इतनी दूर तक आ सकता है। और अगर आ भी गया तो हमारा सिंह परिवार तो फायर एलिमेंटल क्रिएचर्स से निपटने में माहिर है। डिमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन सब कुछ संभाल सकता है। तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं होगी। ही ग्रुप ने सुमित और सुष्मिता दोनों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी चर्चा जारी रखी। वैसे अनन्या, ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया? क्या ये फायर कैलेमिटी की वजह से है? लकी ने सोचते हुए पूछा। अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सिर्फ संयोग है। फायर कैलेमिटी ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर की शांति को प्रभावित नहीं करती। मुझे लगता है कि नॉर्थ में कुछ बड़ा हो रहा है, शायद कोई विशाल घटना होने वाली है। हमारा लक तो बिल्कुल खराब है। पहले फायर कैलेमिटी, फिर उग्र ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर, रुद्र ने शिकायत करते हुए कहा। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, छुटकी ने फिक्रमंद होकर कहा। कृति, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने तुमसे फायरी फिगर को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों कहा? पहले तो वो उसकी करीब थी, तो ये क्यों हुआ? मुझे नहीं पता, कृति ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ आइस पॉइजन बोल दिया और बताया कि कब हमला करना है, और मैंने बस उनके ऑर्डर को फॉलो किया। मुझे भी लगा कि ये इतना आसान नहीं होना चाहिए। कृति, तुमने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, छुटकी ने कहा। जैसे ही ग्रुप ये चर्चा कर रहा था, एक जानी पहचानी आवाज ने उनकी बातचीत को टोक दिया। पहले तो ग्रुप को समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने उस आवाज के मालिक को पहचाना तो सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। आरव, शिट, आरव तुम यहाँ कब पहुंचे? ये तो बहुत जल्दी था। लकी और रुद्र एक्साइटमेंट से दौड़ते हुए आरव के पास आए और उसे गले लगाने के साथ साथ उसके कंधे पर जोरदार मुस्का मारा। आरव ने दोनों को हल्के से धक्का दिया और अनन्या की ओर बढ़ गया। वो जानता था कि अगर अनन्या सच में अपनी भावनाओं का इजहार कर पाती तो वो सबसे पहले उसके गले लगती। इसलिए उसने उन दो बेवकूफों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अनन्या की ओर बढ़ गया। आरव ने बिना किसी देरी के अनन्या को गले से लगा लिया, जिससे अनन्या थोड़ी शर्मिंदा हो गई,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपना सिर विनम्रता से उसके कंधे पर टिका दिया। और तुम कौन हो? लकी ने अचानक पूछा। आरव, तुम घटिया इंसान। लावा ने तुम्हें बहा दिया, लेकिन फिर भी तुम एक इतनी गॉर्जियस लेडी के साथ वापस आ गए। रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा। भागो यहाँ से, आरव ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि वो अनन्या के साथ कुछ पल बिताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन दो बेवकूफों ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। अनन्या ने उसे देखा, मानो कह रही हो, पहले मुझे 1 और सेकंड के लिए गले तो लगाने दो। ये माधुरी है, मिलिट्री से। वो मेरे साथ आई क्योंकि उसे कुछ लीड्स मिली हैं, जिनकी वो काफी समय से जांच कर रही थी। आरव ने सब अच्छे से समझाया। माधुरी ने बातचीत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। उसने एक कोना चुना और चुपचाप बैठ गई। लकी, जो खुद एक सोल्जर था, उसने उससे बात करने की पहल की, लेकिन बाकी लोग उससे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। छुटकी, जिसे इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, उसने कहा, तुमने क्यों कहा कि कृति ने बेवकूफी भरा काम किया है? जब लावा ने मुझे बहा दिया था, तो फायरी फिगर ने मेरी जान बचाई थी। वो इंसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करती। आरव ने अपने फायरी फिगर के साथ हुए अनुभव को समझाते हुए कहा। ग्रुप ने धीरे धीरे ये समझा कि फायरी फिगर सच में फ्रेंडली थी। उसने आरव से बात की, उसका स्वागत किया, और यहाँ तक कि उसे फायर क्लाउड फ्रूट्स भी उपहार में दिए, जो फायर रेजिस्टेंस दे सकते थे, और फायर क्लाउड वुड से उन्हें बाहर निकालने में मदद की। लेकिन उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि आरव की जान भी उसी ने बचाई थी। अब जब हमने उसे नाराज कर दिया है, तो ये बताना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, आरव ने कहा। हम इतने दूर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें यहाँ तक चेस करेगी। जादू नगरी के सेफ जोन में एंटर करना आसान नहीं है। जादू नगरी के आसपास के किले किसी भी डिमन बीस्ट्स को शहर में एंटर करने से पहले ही खत्म कर देते हैं, रुद्र ने आश्वासन देते हुए कहा। अगर ऐसा होता, तो योगेंद्र यहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा नहीं लगाता, और पूरी पहाड़ी को अलर्ट पर नहीं रखता। छुटकी ने ठंडे स्वर में कहा, रात के अंधेरे में पेट्रोलिंग कर रहे मैजिशियंस की ओर इशारा करते हुए। छुटकी के ये शब्द ग्रुप को सचेत कर गए, और माहौल अचानक से सीरियस हो गया। चंद्रपुर के साउथ हिल पार्क में, घास के मैदान पर खुले आसमान के नीचे लेटे हुआ एक कपल एक दूसरे को गले लगाए हुए था। वो रात के आसमान और दूर चमकते हुए शहर की रोशनी को देख रहे थे। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, तो मेरे माता पिता को मनाने के लिए 1 करोड़ के हीरे की अंगूठी क्यों नहीं गिफ्ट करते? लड़की ने अपनी फ्रिंज हेयरस्टाइल को एक झटके से ठीक करते हुए कहा। उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। मैं अभी 20 का हूँ। अपनी फैमिली से पैसे मांगना मुझे शर्मिंदा करता है। और फिर मैं तुम्हें हर महीने अपनी सैलरी दे रहा हूँ, लड़के ने जवाब दिया, जो फैक्ट्री यूनिफॉर्म में था और काम के बाद अपनी डेट पर सीधे आ गया था। लेकिन लड़की उसकी बातों को सुनने के मूड में नहीं थी। उसने अपना सिर गर्व से ऊंचा कर लिया। इसी बीच, रात के आसमान में एक चमकीली रोशनी तेजी से झपकी और अपने पीछे एक लंबी ट्रेल छोड़ गई। फैक्ट्रियों के ग्रे डस्ट क्लाउड्स उस रोशनी में जगमगा उठे, जिससे एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य बन गया। एक शूटिंग स्टार! लड़की खुशी से चिल्लाई। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से गुलाबी हो गया था। सच में? जल्दी करो, एक विश मांगो, लड़के ने भी एक्साइटमेंट से कहा। दोनों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ईमानदारी से अपने दिल की इच्छाएं मांगने लगे। शहर का आसमान आमतौर पर प्रदूषण से भरा होता था, इसलिए शूटिंग स्टार शायद ही कभी दिखाई देती थीं। ये एक चमत्कार था कि उन्हें ये नज़ारा देखने को मिला। उन्हें लगा कि ये एक संकेत था, उनके प्यार की एक सच्ची निशानी। लेकिन जब दोनों ने अपनी आंखें खोली और अपनी इच्छाओं को साझा करने के लिए तैयार हुए, तो उनके चेहरे हैरानी और डर से सफेद पड़ गए। रात के आसमान में एक धधकता हुआ लाल रंग दिखाई दे रहा था। जो शूटिंग स्टार उन्होंने देखा था, वो अब एक उल्का में बदल चुका था, जो चंद्रपुर की ओर तेजी से गिर रहा था, और उसकी रोशनी ने रात को दिन जैसा उज्ज्वल बना दिया था। उल्का के जलते हुए टुकड़े आसमान से तेजी से गिर रहे थे, और हवा तक जलने लगी थी। जिस दिशा में ये जा रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि ये सीधे चंद्रपुर की पहाड़ी पर क्रैश होगा, जहां वो बड़ा सा मॉडर्न स्टाइल का महल था। 318 बनिंग वैली की साम्राज्य। उल्का पिंड। भागो, उल्का पिंड गिर रहा है। मेरी कार का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। ये आग में घिर गया है। फैक्ट्री की सारी लाइट्स चली गई हैं, जल्दी जाकर मेन स्विच ऑफ करो। चंद्रपुर पूरी तरह से अराजकता में बदल गया।
फैक्ट्री में ओवरटाइम काम कर रहे लोग पूरी तरह से हड़बड़ाए हुए थे, क्योंकि उन्हें अचानक कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बस पलक झपकाए और फिर चारों ओर की सभी लाइट्स गायब हो गईं। जिन मशीनों को जलने वाले इंजन से पावर मिलती थी, वो सभी रुक गईं, जिनमें सड़क पर चलने वाली कारें भी शामिल थीं। जैसे ही आसमान में उल्कापिंड जमीन की ओर गिरता हुआ दिखाई दिया, फैक्ट्रियों की मशीनरी, जो फायर मैजिक ओर से पावर थी, अचानक जलने लगी और उनमें आग लग गई। इलाके में कई फैक्ट्रियां होने की वजह से वहां बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे। आग लगते ही कई फैक्ट्रियों के अलार्म तेजी से बजने लगे और वर्कर्स घबराहट में इधर उधर भागने लगे, इस बात की परवाह किए बिना कि फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। आग तेजी से नहीं फैली, जिससे उन्हें भागने का थोड़ा समय मिल गया। लेकिन जो लोग बाहर खुले में भागे, उन्होंने तुरंत देखा कि आसमान में एक बड़ा आग का गोला उनकी ओर तेजी से आ रहा है। वो गोला ऐसा लग रहा था जैसे सूरज खुद उनकी ओर गिर रहा हो और पूरा आसमान आग से घिर गया हो। वर्कर्स ये देखकर घबरा गए और ठिठक कर खड़े रह गए, ये न जानते हुए कि वो कहां भागे। शुक्र था कि उल्कापिंड सिर्फ चंद्रपुर के आसमान से गुजर रहा था। अगर वो सीधे गांव में गिरता तो गांव आग के समुद्र में बदल जाता और पूरी तरह से तबाह हो जाता। तब ऐसा लगता मानो पृथ्वी पर नरक उतर आया हो। ओह माय गॉड! रुद्र ने अविश्वास में अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। रात का आसमान अब एक तेज धधकती रोशनी में डूबा हुआ था। पहाड़ी एक डरावने फियरी ओरा में रंगी हुई थी। ग्रुप अभी इसी बात पर चर्चा कर रहा था कि फायरी फिगर गांव में आएगी या नहीं। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत उल्कापिंड के ऊपर खड़ी थी। वो उल्कापिंड पर सवार होकर रात के आसमान में फिसलती हुई, मानो खुद तबाही का रूप लेकर आए हो। सेफ जोन किले। जब बनिंग वैली की सम्राज्ञी फियरी फिगर गुस्सा करती है, तो मानवों की सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं बस सजावट भर रह जाती हैं। उल्कापिंड, जो तेजी से नीचे आ रहा था, वो उन इंसानों के लिए बस चेतावनी भर था जो उसके गुस्से को छेड़ने की हिम्मत कर रहे थे। वो तबाही जो वो अपने साथ लाए थी, मानो कह रही हो कि उसकी शक्तियों के सामने किसी भी इंसान की डिफेंस कुछ नहीं थी। उल्कापिंड ने पहाड़ी को जबरदस्त टक्कर मारी और तुरंत ही उसके आधे हिस्से को धरती से मिटा दिया। महल, जो एक वाटर ब्लू बैरियर द्वारा सुरक्षित था, किसी तरह उस भयानक विनाश से बच गया। उल्कापिंड को उस बैरियर ने आधे में काट दिया, जिससे फायदा ये हुआ कि वो महल को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सका। फायरी फिगर ने अपने अनकंट्रोलेबल गुस्से के बावजूद उल्कापिंड को सिर्फ पहाड़ी के एक हिस्से की ओर टारगेट किया था। महल के अंदर के लोग पूरी तरह से हताश और हैरान थे। वो खड़े होकर बस देख सकते थे जब बैरियर के बाहर का इलाका राख में बदल गया और दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। पहाड़ी के दूसरे हिस्से पर अभी भी कुछ मैजिशियंस पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन वो सब पलक झपकते ही गायब हो गए, जैसे कि उन्हें मदद के लिए चिल्लाने या ये समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। महल के पूल के पास खड़े आरव, लकी, छुटकी, अनन्या, कृति, रुद्र, सुमित और सुष्मिता पूरी तरह से सदमे में थे। वो सब मूर्तियों की तरह जमे खड़े थे, बैरियर के बाहर हुए इस विनाशकारी मंजर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आधी पहाड़ी बस ऐसे ही चली गई। उनके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, अगर उल्कापिंड महल की ओर टारगेटेड होता, तो क्या ये मामूली बैरियर उसे रोक पाता? क्या वो अब तक जिंदा होते? जहां कभी घने पेड़ पौधे थे, वहां अब सिर्फ जली हुई जमीन और कुछ बची हुए फ्लेम्स थी। विनाश और मृत्यु की मोटी परत बैरियर की ओर फैल रही थी, जैसे वो सब कुछ निगल लेना चाहती हो। इसी बीच, जब सब लोग इस डरावने नज़ारे को देख रहे थे, बनिंग वैली की सम्राज्ञी फायरी फिगर महल के ऊपर हवा में तैरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में ज्वालाएं धधक रही थीं, लेकिन उसकी ठंडी, निर्दयी नज़र चारों ओर फैल गई। जब लोग मान रहे थे कि वो देश के आधे हिस्से को पार करके वेस्ट रीजन तक नहीं पहुंच पाएगी, उसने उनका पीछा एक बुरे सपने की तरह किया और अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति से इस आश्चर्यजनक नज़ारे को जन्म दिया। उसकी मौजूदगी और गुस्सा ये बताने के लिए काफी था कि इंसानों ने जो पाप किए हैं, उसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फायरी फिगर ने एक तीखी चीख निकाली। उसकी जलती हुई निगाहें सीधे आरव और बाकी ग्रुप की ओर टिकी थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और उसके साथ हीट की एक भयावह लहर भी चली आई। कृति, जो पहले ही डर से कांप रही थी, ये नकारा देखकर अपनी जगह पर गिर पड़ी। उसका शरीर ठंडे पसीने में भीग गया था और उसकी आत्मा कांप रही थी।
वही थी जिसने फायरी फिगर की पीठ में आइस पॉइजन तीर मारा था। और अब उसे पूरा विश्वास था कि फायरी फिगर बदला लेने आई है। फायरी फिगर बैरियर के बाहर तैर रही थी, उसकी आंखें संकुचित हो गई थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मानो आरव के ग्रुप को पकड़ने के लिए। हर कोई ये सोचने लगा कि कृति की मौत पक्की है। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्ट हुआ। व्हीलचेयर पर बैठी अनन्या, जो बिल्कुल शांत थी, अचानक किसी अनजानी शक्ति के द्वारा खींची गई। उसका नाजुक शरीर हवा में उड़ने लगी, सीधे फायरी फिगर की ओर। अनन्या। आरव चौंक गया। उसने तुरंत अपने ब्लड बूट्स को एक्टिवेट किया और बैरियर के बाहर छलांग लगाई। वो अंधाधुंध पीछा करने लगा। अनन्या, जो किसी अनजान शक्ति द्वारा खींची जा रही थी, तेजी से वाटर बैरियर को पार कर गई और फायरी फिगर की ओर बढ़ने लगी। आरव ने अपनी सारी ताकत लगा दी और फायरी फिगर पर अपने फायरी फिस्ट से हमला कर दिया। लेकिन फायरी फिगर ने उसे एक ठंडी निगाह से देखा और एक झटके में उसकी फायर एलिमेंट से बने फिस्ट को नष्ट कर दिया। आरव हैरान रह गया। कितना बड़ा बेवकूफ था वो, ये सोचते हुए कि वो बनिंग वैली की सम्राज्ञी को फायर एलिमेंट से नुकसान पहुंचा सकता है। उसने लाइटनिंग स्पेल कास्ट करने का सोचा, तभी उसने सुना कि अनन्या उससे साइकिक एलिमेंट के माध्यम से बात कर रही थी। भाई आरव, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही है। आरव ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने फ्लाइंग शैडो और ब्लड बूट्स दोनों का इस्तेमाल किया और एक पाइन ट्री के टॉप पर तेजी से छलांग लगाई, जो अब तक बिल्कुल सही हालत में था। ट्री के टॉप से आरव ने फायरी फिगर को देखा, जो हवा में तैर रही थी और अनन्या को पकड़े हुए थी। उसे छोड़ दो, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। आरव गुस्से में चिल्लाया। उसके खून में उबाल आ रहा था और उसे ये महसूस नहीं हो रहा था कि उसके ऊपरी जबड़े के दांत लंबे हो रहे थे। उसके काले बाल भी लंबाई में बढ़ रहे थे और आग की रोशनी के नीचे धीरे धीरे सफेद हो रहे थे। फायरी फिगर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस अपनी चीजें वापस ले रही हूं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव उसकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। आरव ने अनन्या की ओर देखा और पाया कि उसका मुंह खुला था, लेकिन उससे जो आवाज आ रही थी, वो उसकी नहीं थी। वो एक साइकिक मैजिशियन है। अब वो मेरी ओर से बात करेगी। फायरी फिगर की आवाज अनन्या के मुंह से निकल रही थी, मानो अनन्या उसकी दूत बन गई हो। CH-319 डिमेंशियलिंग आइस फॉर्मेशन। कुछ मैजिशियंस अचानक मैंशन के रेड ऑरेंज रूफटॉप पर लाइन में खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। वो सभी आने वाले बैटल के लिए तैयार थे, लेकिन आधी पहाड़ी के मलबे में बदलने की छवि उनकी हिम्मत को चकनाचूर कर चुकी थी। उनकी पूरी जिंदगी के बैटल्स में उन्होंने कभी भी ऐसी क्रीचर नहीं देखी थी, जो इतनी जबरदस्त और विनाशकारी शक्ति रखती हो। गार्ड्स के कैप्टन हरियंत पहले ही अपने पिच ब्लैक मैजिकल आर्मर में तैयार थे। ये आर्मर ठंडी हुई लावा से बनी थी, जो फायर के लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस देती थी। लेकिन हरियंत का शरीर इस मजबूत आर्मर के अंदर भी कांप रहा था। वो जानता था कि जिस आर्मर पर उसे गर्व था, वो बनिंग वैली की साम्राज्य के सामने महज एक सजावट भर थी। फायरी फिगर की फ्लेम्स चारों ओर फैलने लगी, स्कोच जमीन को पूरी तरह से जलाकर। आग की लहरों ने आसपास के कुछ किलोमीटर तक के इलाके को घेर लिया। वो जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी, महल में खड़े 100 से भी ज्यादा मैजिशियंस की ओर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर या चिंता नहीं थी। वो सभी उसके लिए महज कीड़े मकोड़े थे। उसकी नजर घूमते हुए एक औरत पर टिक गई, जो सफेद पट्टियों में लिपटी हुई थी और जिसके बाल बंधे हुए थे। वो योगेंद्र के साथ एक बिल्डिंग की टॉप फ्लोर के बालकनी वाले हिस्से में खड़ी थी। ये हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ था, जिससे चारों तरफ का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। उस औरत के बगल में एक उम्रदराज आदमी खड़ा था, जिसके लंबे ग्रे बाल थे। उसकी ग्रेइंग हेयर उसके चेहरे के दोनों ओर लटक रही थी, और उसका टेम्परामेंट साफ तौर पर एक शक्तिशाली कल्टीवेटर का आभास दे रहा था। डिमन, तुम यहाँ सेफ जोन में कैसे घुस आई? उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ये आर्य कबीले का वाइस लीडर था, जिसे योगेंद्र ने खास तौर पर अरोरा फैमिली से बुलाया था। आर्य कबीला एक फेमस और शक्तिशाली परिवार है, उनकी फैमिली का समाज में काफी ऊंचा दर्जा है। ग्रेइंग हेयर वाला आदमी, गोविंद, श्रीधर का दाहिना हाथ था, और एक पावरफुल आइस मैजिशियन भी। योगेंद्र श्रीधर के साथ काफी करीबी था और उसने इस उम्मीद में उसे बुलाया था कि वो इस मुसीबत से निपटने में उसकी मदद करेगा। दुर्भाग्य से, श्रीधर देश से बाहर था, इसलिए उसकी जगह गोविंद आया था, जो खुद भी एक एक्सपर्ट था।
योगेंद्र को शुरू में गोविंद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो सुपर रैंक का मैजिशियन बनने के करीब था, तो उसने उसे पूरी इज्जत और सम्मान दी। अब गोविंद ही उसका एक आखिरी सहारा था इस डरावने खतरे से निपटने का। जैसी उम्मीद एक सुपर रैंक के करीब पहुंचने वाले मैजिशियन से की जा सकती थी, गोविंद फेयरी फिगर का सामना करने में बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और निडरता साफ झलक रही थी। फायर कैलेमिटी फ्रूट, मेरी फायर कैलेमिटी फ्रूट वापस दो। फेयरी फिगर ने एक पियर्सिंग चीख निकाली जब उसकी नजर योगेंद्र और सफेद पट्टियों में लिपटी ज्योति पर पड़ी। उसकी आवाज इतनी भयानक और तीखी थी कि हर कोई कांप उठा। ये आवाज अनन्या के मुंह से आ रही थी, क्योंकि वो एक साइकिक मैजिशियन थी। उसकी आवाज लोगों की आत्मा तक घुस सकती थी और उसके मैजिक से जुड़ने के बाद ये आवाज किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती थी। बकवास बंद करो, वो घायल है, उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं। ज्योति ने तुरंत घबराकर कहा, मानो वो नहीं चाहती थी कि फेयरी फिगर और बात करे या समय बर्बाद करे। गोविंद को पता था कि एक डिमन बीस्ट के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत अपने हाथ से इशारा किया और आइस मैजिशियंस को सिग्नल दिया, जो पहले से ही तैयार थे। महल के आसपास कहीं पहले से तैयार 8 मैजिशियंस ने एक साथ अपने हाथों से आइस एनर्जी को इकट्ठा किया। गोविंद का सिग्नल मिलते ही उन्होंने आइस एनर्जी का एक बड़ा सर्ज एक्यूमुलेट करना शुरू किया। उनके कदमों के नीचे एक सफेद ऑक्टागनल आकृति उभरने लगी, जो एक बड़े हुए स्नोफ्लेक की तरह दिख रही थी। जैसे जैसे और एनर्जी इकट्ठी होती गई, ऑक्टागोनल डिमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन की शक्ति बढ़ती गई। पहाड़, जो पहले एक भट्टी की तरह गर्म थी, जहां लोगों को डिहाइड्रेशन से बेहोश होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, अचानक बदलने लगी। 8 आइस मैजिशियंस की फॉर्मेशन ने तापमान को नाटकीय रूप से कम करना शुरू कर दिया। आसमान से बड़े बड़े बर्फ गिरने लगे, जो हंस के पंखों के आकार के थे। धीरे धीरे ये सफेद बर्फ और घनी हो गई, और बर्फबारी के बीच पारदर्शी बर्फ की दीवारें बनने लगी। 8 आइस मैजिशियंस ने मिलकर जो डिमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन बनाया था, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ एक्टिवेट हो चुका था। जैसे ही पहली बर्फ की दीवार जमीन पर गिरी, 8 दीवारों ने मिलकर एक बंद घेरा बनाया, जिसमें फेयरी फिगर पूरी तरह से फंस गई थी। फेयरी फिगर ने बिना किसी देरी के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ से एक विशाल फायरबॉल छोड़ा, जो किसी बिल्डिंग जितनी बड़ी थी। वो फायरबॉल तेजी से एक आइस वॉल की ओर गई और उसे पूरी तरह से टुकड़ों में तोड़ दिया। हवा में बर्फ के टुकड़े तुरंत पिघलने लगे, लेकिन आइस मैजिशियंस पहले से तैयार थे। टूटे हुए आइस वॉल की जगह तुरंत एक नया आइस वॉल बन गया। फेयरी फिगर ने चारों ओर से घिरी हुई आइस दीवारों को तोड़ने के लिए आग की लहरों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करती, नई बर्फ की दीवारें उसके रास्ते में आ जाती और ठंड उसके शरीर में तलवारों की तरह चुभने लगते। उन्होंने तुम्हारे साथ मरने तक की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया है, आरव ने ऊपर खड़े पाइन ट्री से गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जब उसने आइस वॉल्स को देखा। फेयरी फिगर ने अभी तक अनन्या को अपने कब्जे में रखा था, शायद इस उम्मीद में कि कपल अपनी गलती का एहसास करेंगे और फायर कैलेमिटी फ्रूट वापस कर देंगे। लेकिन लालची कपल ने अपनी जिद दिखाते हुए फायर कैलेमिटी फ्रूट को अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। उनका इसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था। फेयरी फिगर की आंखों में गुस्से की लपटें चमक उठीं। उसने अपनी उंगलियों से एक छोटी सी चिंगारी फेंकी, और जैसे ही वो चिंगारी आइस वॉल से टकराई, एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। पूरा इलाका जोरदार कंपन के साथ हिल गया। विस्फोट के बाद का नज़ारा इतना भयानक था कि फायर फ्लेम्स, जो उग्र सांपों की तरह आसमान की ओर भाग रही थीं, चारों ओर फैल गईं। हवा में तैरती बर्फ तुरंत भाप में बदल गईं। फेयरी फिगर ने एक आखिरी बार अनन्या को धीरे से धकेला, उसने उसे आरव को लौटा दिया। फिर फेयरी फिगर ने अपने चारों ओर धधकती फ्लेम्स में लिपटी अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। उसकी ग्लैमरस फिगर अचानक एक विशाल उल्कापिंड में बदल गई, और वो महल की ओर बढ़ने लगी। उसके साथ फेयरी सांपों की लहरें भी बढ़ रही थीं, जो उसकी शक्ति की सीमा का एहसास करा रही थीं। महल के ऊपर लटकता हुआ वोटर बैरियर उसकी स्पीड के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पहले तो बैरियर जोर से हिलने लगा, फिर फेयरी फिगर के हमले से टकराकर टूट गया। बैरियर छोटे छोटे पानी के कणों में बिखर गया और गर्मी के कारण भाप में बदल गया, जमीन तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। उल्कापिंड जैसे फेयरी फिगर का प्रचंड हमला सीधे योगेंद्र के आलीशान महल पर जा गिरा।
महल तुरंत राख में बदल गया, उसमें मौजूद कीमती प्राचीन कलाकृतियां आग की लपटों में स्वाहा हो गईं। योगेंद्र का दिल जलते हुए महल के साथ ही टूट गया, लेकिन उसे पता था कि उसने फेयरी फिगर के खिलाफ जाने का जो फैसला लिया था, उसका परिणाम ऐसा ही होगा। पीछे हटने से अब कुछ नहीं होगा। उसने अपने दांत भींचे और अरोरा परिवार द्वारा दी गई मदद पर भरोसा करते हुए फेयरी फिगर को हराने की एक आखिरी कोशिश की।